समग्र मांग हमें बताती है कि एक इकोनॉमिक सेक्टर्स में फर्म्स, गवर्नमेंट, कंज्यूमर और फॉरेन सेक्टर मिलकर किस प्रकार डिमांड को क्रिएट करते हैं। वेलकम टू फिक्की एजुकेशन। मैं रश्मि परियार आपके लिए क्लास 12 के इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ये हम 4th लेसन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमारे 4th चैप्टर का नाम है आय और रोजगार का निर्धारण। ठीक है, तो आय और रोजगार के निर्धारण में जो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो रहेगा आपका इंट्रोडक्शन का और समग्र मांग। तो हम पहले जानते हैं कि समग्र मांग क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमको इस लेसन में क्या पढ़ना है पहले और कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। तो देखिए, नाम ही है आय और रोजगार का निर्धारण। रोजगार के बारे में भी आपने पढ़ लिया है, आय भी आप जानते हैं कि इनकम है। तो आय से क्या मतलब क्या है, आय पर ही सब कुछ डिपेंड है। जो हमारे पास इनकम आती है, जो हमारे पैसे आते हैं, उसी से हम सारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो करते हैं। और रोजगार भी उतना ही जरूरी है। अब रोजगार नहीं होगा तो आय कहाँ से मिलेगी। तो इस प्रकार दोनों का क्या कनेक्शन और किस प्रकार से ये आय और रोजगार का निर्धारण होता है, इसमें हम जानेंगे। इस अध्याय में हम समझाया जाता है कि किसी देश में कुल आय, नेशनल इनकम और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट का स्तर कैसे निर्धारित होता है। ठीक है, तो जैसे हमने चैप्टर का हमारा नाम ही है आय और रोजगार का निर्धारण, तो इस लेसन में हमें ये जानना है कि किसी देश में जो कुल आय होती है, कुल इनकम होती है, नेशनल इनकम जो होती है, और रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट का स्तर है वो निर्धारित कैसे होता है। ठीक है, अब मुख्य विचार है कि अर्थव्यवस्था में संतुलन, इक्विलिब्रियम, कुल मांग, एग्रीगेट डिमांड और कुल आपूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई की बराबरी कैसे तय करना है। डिमांड और सप्लाई इनकी बराबरी कैसे तय हो, इनका संतुलन कहाँ पे होगा, ये चीज। ठीक है, समग्र मांग जो है, एग्रीगेट डिमांड जो है, एडी, इसका जो शॉर्ट नेम है वो क्या है, एडी। तो ये आपको जरूर याद रखना है, क्या इससे हमें बहुत सारी चीजें अभी करनी है, फॉर्मूले बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि संतुलन कैसे होता है, इक्विलिब्रियम और कुल मांग, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बराबरी से तय होता है। अर्थव्यवस्था में जो संतुलन है, ठीक है, वो कैसे तय होता है कि हमारी कुल पूर्ति कितनी है और कुल मांग कितनी है और उनकी कितनी बराबरी है, आपस में कितना संतुलन है दोनों में। ठीक है, अब समग्र मांग, यह अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग होती है। समग्र मांग मतलब कि जो कुल मांग होती है, समग्र नाम से समझ में आ रहा है कि भाई सब पूरा समग्र सारी चीजें। तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग, टोटल जो डिमांड होती है उससे तय होती है। देखिए, एडी जो है बराबर खपत व्यय प्लस सी प्लस निवेश। ठीक है, कितना व्यय किया गया, कितनी खपत की गई और कितना निवेश पर व्यय किया गया वो। खपत फलन जो है, कंजम्पशन ऑन फंक्शन, लोगों की आय बढ़ने पर खपत भी क्या होता है, बढ़ती है। देखिए, अगर लोगों की आय बढ़ी है, उनकी इनकम बढ़ी है, तो वो खपत भी ज्यादा करते हैं। खपत मतलब खर्च भी ज्यादा करते हैं, ज्यादा उनकी खपत क्या है, बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी वहां पे आय ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो खर्च भी है जो उनके हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे इसका हम फॉर्मूला देखते हैं, अगर तो सी बराबर कॉन्स्टेंट सी और प्लस सी वाई। ठीक है, स्वायत्त खपत, ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब यहाँ पे सी है जो सीमा उपभोग प्रवृत्ति, एमपीसी। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और वाई जो है वो आय को बता रहा है। ठीक है, वाई से आय को बता रहा है। सी जो है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, एमपीसी इसका शॉर्ट नेम, और कांस्टेंट जो सी है स्वायत्त खपत। ठीक है, ये तो यहाँ पे हमने देखा फॉर्मूला कैसे रखा और इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो सी बराबर कांस्टेंट जो सी था और फिर प्लस सी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे निवेश में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कैसे, तो इसे स्वायत्त माना जाता है कि आय यानी आय बदलने पर तुरंत नहीं बदलता। जो टी है वो टी जो है वो आय बदलने पर तुरंत नहीं बदलता। आर्थिक गतिविधि बढ़ने में निवेश महत्वपूर्ण है। समग्र आपूर्ति जो है वो कैसे होती है, कुल उत्पादन बराबर कुल आय, एग्रीगेट सप्लाई एएस। ठीक है, अब समग्र आपूर्ति का जो वो है शॉर्ट नेम है वो एग्रीगेट डिमांड है, तो इसको हम शॉर्ट नेम क्या देंगे, एएस। जैसे कि हमने डिमांड को क्या दिया था, एडी, और इसको क्या देंगे, एएस। ठीक है, अल्पावधि में एएस बराबर कितना, वाई। एएस बराबर वाई, ये अल्पावधि में, शॉर्ट टाइम में, जो शॉर्ट टाइम में होता है वो इस तरह से इसका फॉर्मूला आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एएस बराबर वाई। ठीक है, आय और रोजगार का संतुलन निर्धारण, संतुलन तब होता है जब एडी बराबर एएस। ठीक है,
जब एडी बराबर एएस, मतलब कि जो समग्र डिमांड है और जो समग्र आपूर्ति है वो जब बराबर होते हैं तब आय और रोजगार का संतुलन वहां पे होता है। ठीक है, तो जब दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, या फिर एडी बराबर वाई, तो भी इससे देश में आय का स्तर और उसी के अनुसार रोजगार का स्तर भी तय होता है। इससे क्या तय होता है कि देश में जो आय का स्तर है वो कैसा है और उसी के अनुसार जो रोजगार का स्तर है वो कैसा है, तो वो इन दोनों के अनुसार ही तय होता है जब एडी बराबर एएस का संतुलन होता है। अब आय और रोजगार का निर्धारण कैसे होता है, तब समग्र मांग जो है वो समग्र आपूर्ति के आधार पर होता है। ठीक है, आय और रोजगार का निर्धारण होता कैसे, तो ये कैसे होता है अभी हमने देखा इसको कि समग्र मांग और समग्र आपूर्ति के आधार पर ही होता है। ठीक है, समग्र मांग कितनी है, समग्र आपूर्ति कितनी है, उसके आधार पर ही होता है। समग्र मांग का अर्थ घटक, खपत, फलन और निवेश व्यय, ये हम देखते हैं। तो जो एडी है उसको हम समग्र मांग बोलते हैं। ठीक है, अब समग्र आपूर्ति एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एएस है, अर्थ इसका भी हम देखेंगे, एएस बराबर वाई अल्पावधि में, है ना। और एडी और एएस का संतुलन कहाँ पे होता है, ये तो एडी बराबर एएस, संतुलन आय का निर्धारण, इसको हम देखते हैं। खपत और बचत, अब हमने कितना खपत किया और कितनी सेविंग करी। ठीक है, हमारे यहाँ पे खपत कितनी हुई और सेविंग कितनी हुई। औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी, औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस और सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस। ठीक है, ये इनके शॉर्ट नेम है जो कि इनको याद करना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि हमें हिंदी भी पता होना चाहिए और इंग्लिश में भी, दोनों चीज में इसको पता होना चाहिए। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति जो है एपीसी और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, तो खपत कैसे होती है, बचत कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो इसके आधार पर भी होता है कि भाई औसत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है लोगों की, औसत बचत की प्रवृत्ति कितनी है उनकी, सीमांत बचत कितनी प्रवृत्ति है, ये इसके आधार पर। ठीक है, अब निवेश इन्वेस्टमेंट क्या है, स्वायत्त निवेश, प्रेरित निवेश, बचत निवेश का संतुलन, एस बराबर आई। ठीक है, बचत निवेश का संतुलन में क्या हो गया, एस बराबर आई। गुणक, जो हम अब देखते हैं कि अर्थ और सूत्र गुणक का प्रभाव, और सरल उदाहरण में हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो रोजगार का निर्धारण, नौकरी व रोजगार का स्तर, एडी के आधार पर रोजगार में बदलाव। ठीक है, एग्रीगेट जो डिमांड है उसके आधार पर रोजगार में क्या बदलाव आता है। पूर्ण रोजगार और अल्प रोजगार संतुलन जो है उसका कहाँ पे होता है, तो अर्थ अल्प रोजगार संतुलन विकासशील देशों में आम प्रभाव, अवसाद और मंदी, इनके दौर पर क्या होता है। तो देखिए एडी में कमी हो जाती है जब अवसाद या मंदी का दौर चलता है। तो जब मंदी का दौर आता है तो उसमें क्या होता है कि जो एडी है, एग्रीगेट डिमांड है, जो हमारी डिमांड, जो समग्र डिमांड है वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है। जब मंदी का दौर होता है या फिर अवसाद भी बोलेंगे इसको, तो उस समय के दौर में क्या होता है कि एडी जो समग्र डिमांड है वो कम हो जाती है और बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है, उत्पादन में भी कमी हो जाती है। ठीक है, सरकार की भूमिका क्या होती है इसमें, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि जब समग्र मांग, संपूर्ण मांग की यहाँ पे बात हो रही है ना, संपूर्ण मांग, समग्र मांग पूरी तरह से। अब जब मंदी का दौर होता है तो उस समय क्या होता है कि समग्र मांग भी कम हो जाती है, बेरोजगारी भी बढ़ जाती है और जो उत्पादन है उसकी क्षमता भी कम हो जाती है। ठीक है, चीजों का उत्पादन कम होता है। अब सरकार का रोल यहाँ पे क्या होता है, सरकार क्या करती है इसमें, गवर्नमेंट रोल, सरकारी व्यय, कर नीति, सार्वजनिक निवेश और मांग बढ़ाने की नीतियां, वो ऐसे चीजें करती है जिससे लोगों की डिमांड बढ़ जाए। सरकारी व्यय, सरकारी खर्चे करती है, कर नीति लगाती, कर नीति तैयार करती है जिससे लोगों से कर के द्वारा इसको मंदी के दौर को दूर किया जा सके। और सार्वजनिक निवेश, सार्वजनिक तौर पर निवेश मतलब कि सार्वजनिक स्थानों पर जो निवेश कहलाता है वो। अब समग्र मांग, सार्वजनिक रूप से सभी के लिए निवेश करना, मतलब पूरे जो देश की जनता है उनके ऊपर जो निवेश किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो। अब समग्र मांग का परिचय हम देखते हैं कि समग्र मांग से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि के दौरान सभी क्षेत्रों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग, टोटल मांग कितनी है, टोटल डिमांड कितनी है। समग्र मांग का यहाँ पे यही अभिप्राय है, समग्र मांग से आशय यहाँ पे यही है कि सभी क्षेत्रों में के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की कितनी डिमांड, कुल टोटल कितनी डिमांड की जा रही है। ठीक है, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल व्यय को दर्शाती है
समष्टि अर्थशास्त्र में ये माना जाता है कि किसी देश की आय और रोजगार का निर्धारण मुख्य रूप से समग्र मांग पर ही निर्भर करता है। हमारे समष्टि अर्थशास्त्र में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है कि जो आय और रोजगार का निर्धारण होता है वो मुख्य रूप से समग्र जो एग्रीगेट डिमांड है उस पर ही आधारित होता है, उससे ही तय होता है, उस पर ही निर्भर होता है कि टोटल मांग कितनी है, उसके आधार पर ही आय और रोजगार का निर्धारण मुख्य रूप से होता है। यदि समग्र मांग अधिक होगी तो उत्पादन तथा रोजगार बढ़ेगा। देखिए, अगर मांग अधिक होगी मतलब तो क्या होगा कि डिमांड अधिक होगी तो उत्पादन भी अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। और उत्पादन अधिक होगा तो रोजगार बढ़ेगा। भाई उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन हो रहा है तो ज्यादा लोगों की उत्पादन करने में जरूरत पड़ेगी, सामान को बनाने में, वस्तुओं को तैयार करने में, सेवाओं को तैयार करने में ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो उनको ज्यादा रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार मांग पर ही सारी चीज डिपेंड है कि अगर डिमांड ज्यादा होगी, मांग ज्यादा होगी, समग्र मांग होगी, पूर्ण रूप से टोटल कितनी मांग है उसके आधार पर उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। और यदि कम होगी तो उत्पादन और रोजगार घट जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए समग्र मांग कम होती है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो उत्पादन भी घट जाएगा और रोजगार भी घट जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर समग्र मांग ज्यादा होगी, अधिक होगी, तो उत्पादन और रोजगार दोनों क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब समग्र मांग के 4 जो प्रमुख घटक है उनको हम देखते हैं। देखिए, खपत व्यय जो कि अभी हमने देखा था, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और निर्यात और आयात। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब यहाँ पे खपत व्यय जो कंजप्शन है उसको हम सी से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, सी से दिखा रहे हैं, निवेश को, इन्वेस्टमेंट को आई से। ठीक है, सरकारी व्यय को, गवर्नमेंट जो है उसको जी से। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है कि यही आगे चल के आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। निर्यात और आयात ये देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे जो समग्र मांग के घटक बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जो घटक हैं वो कौन कौन से, खपत व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय और निर्यात व्यय, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और ये जो नेट एक्सपोर्ट। ठीक है सर, इस शब्दों में अगर हम एक बार देखें तो बंद अर्थव्यवस्था जो है, टू सेक्टर इकोनॉमी, तो एडी बराबर सी प्लस आई। ठीक है, एडी बराबर सी प्लस आई, खपत व्यय प्लस निवेश। ठीक है, और खुली अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें, अगर हमको ये यहाँ पे लागू करना है क्या चीज, तो हम देखिए हमने बंद अर्थव्यवस्था के बारे में भी पढ़ा है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। इन दोनों को हम जानते हैं कि क्या है कि बंद अर्थव्यवस्था भाई जब बाहर से हमारा आना जाना, मतलब कि निर्यात और आयात बंद हो जाए, हमारे देश के अंदर ही जो होता है निर्यात है, तो वही होता है बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था मतलब कि हम बाहर विदेशों से भी आयात निर्यात कर रहे हैं, अपने सेवाएं दे रहे हैं, वस्तुएं दे रहे हैं, वहां से मंगवा रहे हैं, दोनों चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा बंद अर्थव्यवस्था जो टू सेक्टर इकोनॉमी होगा उसमें ये फॉर्मूला लागू होगा, एडी बराबर सी प्लस आई। और जब खुली अर्थव्यवस्था की बात होगी तो वहां पे एडी बराबर सी प्लस आई प्लस जी और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लागू होगा। तो ये फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या रहेगा, खुली अर्थव्यवस्था में क्या रहेगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और इनको अच्छे से पढ़ना है और इनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और जो इनके घटक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब उनको आप समझ लेंगे इनकी छोटी छोटी चीजों को, तो ये फॉर्मूला भी आप अपने से रेडी कर लेंगे। तो एडी बराबर सी प्लस आई प्लस जी और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इस प्रकार समग्र मांग अर्थव्यवस्था की सक्रियता, उत्पादन स्तर तथा रोजगार को सीधे प्रभावित करती है। इस प्रकार क्या होता है कि जो हमारी समग्र डिमांड मतलब मांग है, अर्थव्यवस्था की जो सक्रियता है, उत्पादन स्तर है तथा रोजगार का जो है उसको सीधे प्रभावित, मतलब कि तीनों चीजों को प्रभावित करती। मतलब सारी चीजें कहाँ पे आके रुक जाती है, सब किस पे निर्भर है, समग्र मांग पे, समग्र मांग पे, एग्रीगेट डिमांड में। ठीक है, अब देखिए समष्टि अर्थशास्त्र में आय और रोजगार का निर्धारण समग्र मांग तथा समग्र आपूर्ति के आधार पर होता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि भाई समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि रोजगार और आय का निर्धारण समग्र मांग और पूर्ति पर ही निर्भर करता है। ठीक है, संतुलन आय अब तब प्राप्त होती है जब समग्र मांग और समग्र आपूर्ति क्या होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो समग्र जो आय संतुलन का, आय का संतुलन कहाँ पे होता है, आय का संतुलन जब प्राप्त होता है जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, या फिर एडी बराबर एएस ऐसा लिख सकते हैं, हिंदी में आप ऐसा लिख सकते हैं और इंग्लिश में फिर ऐसा, एडी बराबर एएस शॉर्ट फॉर्म में। समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड एडी, समग्र मांग एक निश्चित अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग है। बंद अर्थव्यवस्था में एडी बराबर सी प्लस आई बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों देख लिया कि बंद अर्थव्यवस्था और
खुली अर्थव्यवस्था दोनों में। खपत व्यय, कंजप्शन क्या है, आय बढ़ने पर खपत बढ़ती है, भाई लोगों की आय बढ़ती है तो खपत भी बढ़ती है, वो खर्च भी ज्यादा करते हैं। खपत फलन क्या होगा, C बराबर C प्लस CY, और स्वायत्त C बराबर स्वायत्त खपत, C बराबर MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और Y बराबर आय। निवेश में जो है इन्वेस्टमेंट स्वायत्त निवेश माना जाता है इसे। निवेश बढ़ने से आय और रोजगार दोनों ही बढ़ते हैं। भाई जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही आय में भी बढ़ोतरी होगी और रोजगार भी बढ़ेगा, दोनों में बढ़ोतरी हो जाएगी। समग्र आपूर्ति जो है वो हम देखते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है, AS। तो AS कुल उत्पादन का कुल बराबर कुल आय, ठीक है। AS क्या है, कुल उत्पादन और कुल आय कितनी प्राप्त हुई, ठीक है। तो अल्पावधि में AS को Y के बराबर माना जाता है, AS को Y के बराबर माना जाता है, ठीक है। तो अल्पावधि में क्या होता है, AS जो एग्रीगेट सप्लाई है उसको Y के बराबर, I के बराबर माना जाता है। तो इसको शॉर्ट नेम है यहाँ पे, और आपको फुल नेम में भी आप लिख सकते हैं कि भाई समग्र आपूर्ति और आय दोनों को बराबर माना जाता है अल्पावधि में, ठीक है। आय और रोजगार का संतुलन निर्धारण क्या होता है, जब देखिए क्या होता है, जब संतुलन निर्धारण कब होगा, जब AD में और AS दोनों आपस में बराबर होंगे तब संतुलन आय तय हो जाती है। अगर AD बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है और रोजगार बढ़ता है। ये हमने पहले भी बात की कि भाई जब AD बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। लेकिन अगर यहीं पे वो AD घटता है तो फिर क्या होगा, उत्पादन और रोजगार दोनों ही घट जाएंगे, ठीक है। अब बचत और निवेश का संतुलन, इनका संतुलन कहाँ पे होता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का संतुलन। एक और अन्य तरीके से इसको हम समझ सकते हैं, सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट। यदि सेविंग इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से तो क्या होता है, आय बढ़ती है। और अगर सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से तो क्या होता है, आय घटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि यदि क्या होता है कि जो सेविंग हमारी बचत है जो, वो इन्वेस्टमेंट से क्या होती है, बचत हमारी इन्वेस्टमेंट से कम होती है, कि हमारी सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट हमने ज्यादा किया तो आय यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर हमने सेविंग ज्यादा किया है, इन्वेस्टमेंट कम किया है तो आय हमारी क्या होगी, घट जाएगी। अब गुणक यहाँ पे जो है वो क्या बताता है कि निवेश में वृद्धि से आय कितनी गुना बढ़ती है। कि अभी हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट किया हमने तो हमारी आय बढ़ी है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट हमारा कम है, सेविंग ज्यादा है तो हमारी आय क्या हुई, घटी है। तो यहाँ पे ये क्यों होता है, निवेश में वृद्धि से आय में कितनी गुना बढ़ेगी, आय कितनी गुना बढ़ जाएगी निवेश में करने से। निवेश में अगर हमने वृद्धि की है, निवेश ज्यादा किया है तो उससे आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आय कितनी गुना बढ़ जाएगी, यहाँ पे हम देखते हैं। के बराबर 1/1 माइनस MPC बराबर 1/MPC, ठीक है। अब यहाँ पे उदाहरण के लिए MPC बराबर 0.75 मान लीजिए, अर्थात निवेश का 1 रुपया और आय 4 रुपया बढ़ेगी। अगर हमने निवेश 1 रुपया किया है तो हमारी आय कितनी बढ़ जाएगी, 4 रुपया। जहाँ यहाँ पे आपने देखा ना कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो आय क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार कितनी हो जाएगी, 4 रुपए हो जाएगी। यहाँ पे जैसे कि हमने इसको सॉल्व करके यहाँ पे देख लिया है तो कितना हो जाएगा, 4 रुपए। तो 1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने रखा, MPC जितना है वो और 1/MPC और बराबर कितना हो गया, 4। तो 1 रुपया अगर हमने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया है तो हमारी 4 रुपए आय बढ़ जाएगी। अब पूर्ण रोजगार और अल्प रोजगार का संतुलन। पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, जब सभी संसाधनों का पूरा उपयोग हो रहा है, सिर्फ सारे ही संसाधनों का पूर्ण तरह से उपयोग कर रहे हैं, पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं, सारे संसाधनों का हम यूज कर रहे हैं तो पूर्ण रोजगार। अल्प रोजगार संतुलन, अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें क्या होगा, जब अर्थव्यवस्था संतुलन में हो लेकिन AD कम होने के कारण पूर्ण रोजगार प्राप्त न हो, मतलब कि समग्र डिमांड हमारी कम हो गई तो क्या होगा, उसके कारण हमें पूर्ण रोजगार नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि पूर्ण रोजगार कब मिलता है, जब सभी हमसे संसाधनों का उपयोग किया है। और यहाँ पे अल्प रोजगार, थोड़ा रोजगार, तो जब अर्थव्यवस्था में संतुलन में हो लेकिन AD क्या हो, कम होने के कारण पूर्ण रोजगार नहीं मिलता। भारत जैसे विकासशील देशों में यह सामान्य है। भारत जो हमारा है, भारत कैसा है, विकासशील देश है और इसमें यह सामान्य है, नॉर्मल। अवसाद मंदी, ठीक है। अब अवसाद मंदी हम देख लेते हैं, जब AD कम हो जाता है। अभी हमने देखा था कि जब अवसाद और यहाँ मंदी के दौर आ जाता है, मंदी की स्थिति आ जाती है पैसे में, तो लोग क्या करते हैं कि लोगों की जो एग्रीगेट जो डिमांड है वो कैसी होती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब डिमांड कम होती है तो फिर लोग जब डिमांड ही नहीं करें तो उत्पादन किस लिए होगा, तो उत्पादन भी कम हो जाता है।
अब उत्पादन कम होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, और लोग कहाँ काम करेंगे, तो उत्पादन में भी कमी हो, बेरोजगारी भी अधिक बढ़ जाती है। और जब बेरोजगारी फैल गई, जब लोगों को काम ही नहीं मिलेगा, तो उनकी आय भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो उनकी यहाँ पे आय भी घट जाती है। तो ये सब हमारा समग्र डिमांड पे ही डिपेंड होता है, सब समग्र डिमांड पर ही निर्भर होता है। समग्र डिमांड कम हो जाती है तो सारी चीजों में गिरावट आ जाती है, उत्पादन कम हो गया, बेरोजगारी ज्यादा हो गई, लोगों की आय घट गई। ठीक है, अब यहाँ पे सरकार की भूमिका जो हमने अभी देखी थी कि भाई सरकार और क्या करती है, सार्वजनिक व्यय बढ़ा देती है, कर कम कर देती है, सब्सिडी देती है सरकार, रोजगार योजनाएं चलाती है, इससे एडी बढ़ती है और आय और रोजगार भी बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सरकार का भी फिर रोल हो जाता है, सरकार इसके लिए क्या करती है, भाई मंदी का दौर आ गया है, लोगों की डिमांड कम हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों की आय घट गई है, तो सरकार यहाँ पे क्या करती है कि सार्वजनिक व्यय बढ़ाती है। ठीक है, सार्वजनिक व्यय बढ़ाती है, लोगों पे ज्यादा खर्च करती है, गवर्नमेंट अपना पैसा जो है कर को कम कर देती है, जिससे लोगों के ऊपर कर का बोझ जो है वो कम हो जाए। सब्सिडी देती है, जैसे भी आपने देखा था कि भाई सिलेंडर पे सरकार सब्सिडी दे रही है, तो लोगों को इससे भी बहुत सहायता मिल जाती है। और सरकार सरकारी रोजगार योजनाएं चलाती है, कुछ ऐसे रोजगार बहुत सारी योजनाएं बनाती है जिससे लोगों को रोजगार दिया जा सके, लोगों को रोजगार प्रदान किया सके। इसके 11th में भी आपने इसके बारे में बहुत डीपली पढ़ा है कि सरकार रोजगार देने के लिए क्या करती है, बेरोजगारी जब फैलती है तो सरकार कौन कौन सी योजनाएं चलाकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदान करती है ना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा तो लोग रोजगार में जाएंगे तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आय बढ़ेगी। अब इस प्रकार होता है कि जब इतनी जो सरकार की भूमिका निभा रही है सरकार, इससे हमारी जो एडी है, समग्र मांग है, वो बढ़ती है और आय और रोजगार भी बढ़ते हैं। डिमांड बढ़ती है तो आय बढ़ती है, रोजगार बढ़ते हैं। ठीक है, तो सरकार भी यहाँ पे अपना रोल निभाकर ये काम करती है। एमपीसी जो मुख्य कुछ इंपॉर्टेंट इसके टर्म्स है वो हम देख लेते हैं, मुख्य शब्द जो है। एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, एमपीएस सीमांत बचत प्रवृत्ति है, ईपीएस जो है औसत उपभोग प्रवृत्ति है, और एपीएस औसत बचत प्रवृत्ति है। ठीक है, तो यहाँ बस थोड़ी थोड़ी चीजों में डिफरेंट है, तो वो हमको ध्यान देना है कि क्या है। अब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत हमने उत्पादन पढ़ा, तो बहुत सारी हमने सीमांत पढ़ी। अब यहाँ पे क्या हो गया, उपभोग प्रवृत्ति की उनकी उपभोग प्रवृत्ति कितनी है, अच्छा बचत की प्रवृत्ति कितनी है, एपीसी औसत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है उनकी, और एपीएस औसत बचत कितनी करते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया। तो ऑटोनॉमस कंजप्शन, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इक्विलिब्रियम इनकम और मल्टीप्लायर गुणक। ठीक है, तो यहाँ पे स्वायत्त खपत, स्वायत्त निवेश, संतुलन आय और गुणक। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसके मुख्य शब्द हैं जो हमको याद रखने हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमने देखा कि सरकार किस प्रकार अपनी भूमिका निभाती है। समग्र डिमांड क्या है, कि मतलब हमारी जो समग्र डिमांड है, कुल आय, कुल डिमांड। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था में कुल डिमांड जो मतलब उसी के द्वारा हमारी जो समग्र पूर्ति, समग्र मांग, आय और रोजगार का निर्धारण उसी के द्वारा होता है कि मांग कितनी है और डिमांड कितनी, पूर्ति कितनी है। और जब एडी और एएस दोनों बराबर होते हैं, वहीं पे आय का, रोजगार का निर्धारण होता है। तो दोनों का यहाँ पे बराबर जहाँ पे होगा वहीं पे संतुलन की स्थिति होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने पूर्ण रोजगार और अल्प रोजगार के बारे में भी देखा। तो हम इस प्रकार इसमें ये देख रहे हैं कि भाई समग्र डिमांड क्या है, समग्र पूर्ति क्या है, और किस प्रकार से इनका आपस में संतुलन है। समग्र डिमांड कैसी, डिमांड घटती है तो क्या होता है, समग्र डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें हमने देखा, और इन्हीं के ऊपर हमारा आय और रोजगार का निर्धारण निर्भर है। तो इस लेसन में हमने देखा कि समग्र डिमांड क्या है। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। समग्र मांग इकोनॉमी के ओवरऑल डिमांड को रिप्रेजेंट करती है और इकोनॉमी के ग्रोथ को डायरेक्ट प्रभावित करती है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।